हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने हाइड्रोलॉजी में चैप्टर 1 कर लिया और चैप्टर 2 पे चल रहे हैं मैम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था अरिथमेटिक थिसन पॉलीगन मेथड और आइसोहेटल मेथड। ठीक है, आइसोहेटल मेथड क्या होता है? एक्यूरेट मेथड होता है। और जो अरिथमेटिक मीन मेथड होता है वो क्या होता है? लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, आज आगे पढ़ेंगे हम इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। आज का ही चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है ये डालना, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये होता क्या है पहले तो लिख लेना इसके बारे में। पहला पॉइंट है कि शिफ्टिंग ऑफ रेन गेज स्टेशन टू अ न्यू स्टेशन। दूसरा होता है ऑकरेंस ऑफ नेचुरल कैलामाइट्स लाइक फ्लड आ गया, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड्स एक्स्ट्रा। तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। और जो डी पॉइंट है वो है इफेक्टेड बाय नाइबरिंग स्टेशंस। सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? ठीक है, जैसे मानो ये कर्व है। ठीक है, मानो ये 1950 का हो गया, 1960, 1970, 1980, 1990 और कुछ 1990 में जाके जो 1990 है उसमें जाके क्या हुआ, हमारे पास स्टेशन जो होगी ख़राब हो गई। ये जो डाटा जाना था चाहिए था वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। ठीक है, बट क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेशन ख़राब हो गया तो डाटा क्या हो गया, एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, ऊपर को चले गया। तो इसी को कहते हैं हम इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, ये क्या होता है, अगर ये सीधे जाते रहते तो कंसिस्टेंसी में चलती रहती जो वैल्यू है, पर ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी। तो इसको हम कैसे सही करते हैं? इनकंसिस्टेंसी को कैसे सही करते हैं हम? किस कर्व से सही करते हैं हम? DAD कर्व से। ठीक है, DAD कर्व से नहीं, DAD कर्व से नहीं करते इसको करते हैं हम DAD कर्व से कुछ और होता है, इसको करते हैं हम डबल मास कर्व से। ठीक है, किससे करते हैं हम? डबल मास कर्व से करते हैं। तो ये लिख लेना। सबसे पहले क्या है, किस तरह से इनकंसिस्टेंसी आ सकती है? अगर मान लो शिफ्टिंग ऑफ रेन गेज, पहले रेन गेज यहाँ लगा था, हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जो रीडिंग है उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। ऑकरेंस ऑफ नेचुरल कैलामाइट लाइक फ्लड, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड्स एक्स्ट्रा। मान लो ये हमारा यहाँ पे रेन गेज लगा हुआ है, यहाँ फ्लड आ गया तो भी रीडिंग ख़राब हो जाएगी। जंगल में आग लग जाए तो भी रीडिंग ख़राब हो सकती है। कोई लैंडस्लाइड आ जाए रीडिंग ख़राब हो जाएगी। ऑब्जर्वेशनल एरर, मानो कि जो रीडिंग लेता है उसने गलती से रिकॉर्ड में कुछ और वैल्यू पुट कर दी तो भी हमारा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो नाइबरिंग, जो बगल का स्टेशन होता है ना रेन गेज, उसके वजह से भी इसमें इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम
इसके बाद पढ़ते हैं हम डबल मास कर्व। ठीक है, डबल मास कर्व। इसको सबसे पहले इसमें लिखना क्या होता है, ये होता है चेकिंग एंड करेक्शन फॉर इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए रिकॉर्ड is done by double mass कर्व। ठीक है, ये लाइन इनकंसिस्टेंसी वर्ड अगर आ गया उसमें, अगर इनकंसिस्टेंसी वर्ड आता है किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो इसका सीधा डबल मास कर्व लगा देना। ठीक है, डबल मास कर्व किस लिए यूज़ करते हैं हम, चेकिंग करने के लिए और करेक्शन करने के लिए। किसमें, इनकंसिस्टेंसी, जो रिकॉर्ड्स में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है उस रिकॉर्ड को सही करने के लिए हम डबल मास कर्व का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है डबल मास कर्व, सिर्फ ये याद रखना इनकंसिस्टेंसी। अब क्या होता है इनकंसिस्टेंसी, मानो ये एक, ठीक है, सबसे पहले मास कर्व क्या होता है, जो मास कर्व होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ देता है हमको, है ना, पहले बताया था मैंने आपको, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ देता है हमको। ठीक है, मास कर्व कौन कौन देता है हमको, रिकॉर्डिंग वाला देता है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, उसमें कौन सा देता है, उसमें जो देता है हमको वेइंग बकेट वाला देता है, और दूसरा कौन देता है, नेचुरल साइफन देता है हमको, नेचुरल साइफन को हम और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोट टाइप रेन गेज। ठीक है, और जो टिपिंग बकेट वाला होता है कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, हिली एरिया में और इनएसेसिबल एरिया में। ठीक है, टिपिंग बकेट हमें क्या देता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ देता है हमको। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, जैसे मान लो 1994, 1995, 1996 हो गया, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, 1994 यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, 1994, 1995, 1996। बट रिवर्स में क्या होगा, जो प्रेजेंट में है वहाँ से उल्टा चलेंगे हम। ठीक है, इसमें रिवर्स, क्योंकि जो प्रेजेंट का जो रिकॉर्ड होगा ना, जो प्रेजेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो एक्यूरेट होगा पीछे से। ठीक है, जो हमने मान लो 1994 में हमने कोई रिकॉर्ड है हमारे पास, और जो 2020 में रिकॉर्ड है, तो क्या होगा, 20 वाला एक्यूरेट होगा, 1994 वाला हो सकता है ख़राब हो, क्योंकि क्या होता है पहले पेपर में लेते थे सारे रिकॉर्ड, पेपर सड़ जाते हैं, फट जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। याद रखना, डबल मास कर्व में किस पे चलते हैं हम, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो क्या होगा, मानो ये कोई 2020 है, 2019 है, 2018 है, 2017 है, 2016 है, और ये 2015 है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ गई, ग्राफ एकदम से ऊपर चले गया, जाना चाहिए था हमारा सीधा, पर क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी आ गई, ब्रेक डाउन हो गया, ऊपर को चले गया। ठीक है, उसके बाद इसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम, ये होगा हमारे पास, इसको बोलेंगे हम MC, और इसको बोलेंगे हम MA। जो ये MC/MA होता है, ये क्या होता है हमारे पास, करेक्शन रेशियो होगा, करेक्शन रेशियो। ठीक है, क्या होगा, MC/MA क्या होगा हमारे पास, करेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, अब इसको जो सही करने का फॉर्मूला है वो क्या होगा, जो हम इसको इनकंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी में लाएंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, PCX/MC/MA
इंटू पी एक्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले डबल मास कर्व में क्या याद रखना हमको, डबल मास कर्व में हमको इनकंसिस्टेंसी के लिए याद रखना है क्या करता है, इनकंसिस्टेंसी को रिकॉर्ड करता है और क्या करता है, चेक करता है और उसको करेक्शन करता है। ठीक है, फॉर्मूला है पी सी एक्स एम सी बाई एम ए इंटू पी एक्स। एम सी बाई एम ए क्या हो गया हमारे पास, करेक्शन रेशियो, करेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, करेक्शन रेशियो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद अब इनके बारे में लिखा देता हूँ थोड़ा, ये लिख लिया होगा आपने। ये ग्राफ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो याद रखना है डबल मास कर्व में वो रखना है हमको। एक तो इनकंसिस्टेंसी को रिकॉर्ड करता है, करेक्ट करता है, ऊपर से ये एम सी बाई एम ए जो होता है वो करेक्शन रेशियो होता है, और जो इसका फॉर्मूला है, और एक क्या याद करना है, इसमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं हम। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, पी सी एक्स क्या था हमारे पास, एम सी बाई एम ए इंटू पी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो इसमें पी सी एक्स है, जो पी सी एक्स है वो क्या है, करेक्टेड प्रेसिपिटेशन, करेक्टेड प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स एट एनी टाइम t1। ठीक है, जो पी एक्स है इसमें, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्चुअल प्रेसिपिटेशन, जो एक्चुअल प्रेसिपिटेशन हुआ, एक्चुअल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स एट एनी टाइम t1। ठीक है, फिर उसके बाद जो एम सी है, एम सी भी कुछ है, एम सी क्या है, ये इनकंसिस्टेंसी आ गई, ये हो गया ऊपर से जो ये इनकंसिस्टेंसी है उसको एम ए बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एम सी हो गया। ठीक है, तो एम सी क्या है हमारे पास, एम सी है हमारे पास करेक्टेड स्लोप ऑफ डबल मास कर्व, और जो एम ए है वो क्या है, ओरिजिनल स्लोप ऑफ डबल मास कर्व। ठीक है, एम ए क्या है, जो ओरिजिनल, जो अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ऊपर चल रहा है, ये अभी ओरिजिनल है ये, पर होना कैसा चाहिए था, एम सी की तरह होना चाहिए था। फिर हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, फिर इसको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही है। उसके बाद आता है इसमें जो याद करने वाली चीज़ मैं आपको बता दी, डबल मास कर्व में क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी को क्या करता है, ये चेक करता है और करेक्ट करता है। ठीक है, चेक करता है और करेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास DAD कर्व। ये भी याद रखना, MC बाई MA क्या होता है, MC बाई MA जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है करेक्शन रेशियो। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, करेक्शन रेशियो होता है हमारे पास। फॉर्मूला भी याद रखना कि क्या होता है, PCX अपॉन PCX इक्वल्स टू MX इंटू MC अपॉन MA, ये भी याद रखना। इनकंसिस्टेंसी याद रखना, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना। फिर आता है हमारे पास DAD कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। डेप्थ एरिया, DAD कर्व को क्या बोलते हैं हम, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व बोलते हैं हम। ठीक है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व बोलेंगे हम इसको इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मानो वॉल्यूम क्या होता है, पहले लेक्चर में बताया था, डेप्थ इनटू एरिया। डेप्थ किसकी, डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ठीक है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल इनटू एरिया, ये होता है। ठीक है, मानो कहीं पे क्या हो गया, वॉल्यूम
अगर कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गई, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, जो एरिया है हमने इंक्रीज़ कर दिया, एरिया किस में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा, हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी ना। मानो पहले इतने एरिया पे इतना एरिया का था, तो इसमें कुछ डेप्थ आ रही थी रेनफॉल की, डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ रही थी। अब क्या हुआ, हमने एरिया बढ़ा दिया, तो इसमें जो अब इतनी बारिश हुई, जितना बारिश इस एरिया में हुई इतना बारिश इस एरिया में होगी, तो क्या होगा, डेप्थ तो कम होगी ना, एरिया बढ़ गया है और बारिश बराबर हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 mm पर आवर की बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी 2 mm पर आवर की बारिश हो रही थी, तो क्या होगा, इसमें डेप्थ ज़्यादा होगा, इसमें डेप्थ कम होगा क्योंकि एरिया बढ़ गया। तो यही है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो है, ठीक है, ये हो गया। बट क्या होता है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जो है वो बढ़ती है, ठीक है, तो जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल होगा वो भी बढ़ेगा। कैसे, मानो कि हमने लिखा 2 mm पर आवर की बारिश हो रही है इस एरिया में, ठीक है, पर घंटे कितनी हो रही है, 2 mm हो रही है। अब मान के चलो कि 8 घंटे चली, तो 8 घंटे के कितना हो जाएगा, 16 mm हो जाएगी। तो क्या होगी, डेप्थ तो बढ़ रही है ना, डेप्थ तो बढ़ ही रही है। अगर टाइम के हिसाब से बारिश पड़ी रही है, तो क्या हो रही है, एक टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन को टाइम में ले लो, टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, हमारी डेप्थ जो हो रही है बारिश की वो भी बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे, यही कर्व है, इसमें क्या होता है, ठीक है, DAD कर्व तो ऐसा आएगा नहीं, बट आ सकता है ऐसा फॉर्मूले के हिसाब से। क्या था, ये एक इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ। क्या हो गया, ये ग्राफ है, ये किस किस के बीच में होगा, ये होगा एवरेज रेनफॉल के बीच में और क्यूमुलेटिव एरिया के बीच में। ये क्या होगा, जो एवरेज रेनफॉल हो रही है, ठीक है, और एरिया के बीच में होगा। ये क्या हुआ, मान के चलो कुछ ऐसा है, क्या हो रहा है कि ये एवरेज रेनफॉल हो रही है, ठीक है, यहाँ रेनफॉल के बारे में बताया हुआ है, यहाँ एरिया के बारे में बताया हुआ है। क्या हो रहा है, जैसे मानो कि ये यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, ठीक है, जितना एरिया कम है, ठीक है, जितना एरिया कम है उसमें डेप्थ क्या दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है। एवरेज रेनफॉल किस में लेंगे, डेप्थ के टर्म्स में लेंगे ना, उसमें क्या दिखाएगा, एवरेज तो ज़्यादा दिखा रही है। बट क्या हो रहा है, एक अगर उसी वॉल्यूम में, उसी एरिया में अगर बारिश बराबर होती रही तो क्या हो रहा है, नहीं, उसी एरिया में अगर जैसे ये एरिया है इसमें बारिश हो रही है, अगर एरिया बढ़ जाए, ठीक है, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो ड्यूरेशन है, जो डेप्थ है वो क्या होगी, घटती जाएगी। ड्यूरेशन के हिसाब से डेप्थ क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। मानो कि ये यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था पहले घंटे में, इस एरिया में 10 किलोमीटर के एरिया में कितना था, 5 सेंटीमीटर था। बट अगर ये 100 किलोमीटर के एरिया पे आ जाए, ठीक है, और इतने की बारिश हो रही हो और 100 किलोमीटर का एरिया हो, तो क्या होगा, 10 किलोमीटर वाला ज़्यादा दिखाएगा, 100 किलोमीटर वाला कम डेप्थ दिखाएगा। तो यही है कि क्या हो रहा है, एरिया के हिसाब से अगर बराबर रेनफॉल हो रही है तो डेप्थ हमारी कम होती जा रही है, ठीक है, इसमें यही है। तो इसके बारे में लिखेंगे, लिखना क्या है, इसमें एक फार्मूला है, उसका फार्मूला याद रखना, ये होता है हमारा P बार मीन रेनफॉल या एवरेज रेनफॉल, P नॉट एक्सपोनेंशियल KA की पावर n, ये है इसका फार्मूला, ये याद रखना। P नॉट इक्वल्स टू, ये P बार क्या होता है, मीन रेनफॉल या एवरेज रेनफॉल, P नॉट एक्सपोनेंशियल KA की पावर n, ठीक है। तो P बार क्या है हमारे पास, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ठीक है, किस में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। P नॉट क्या है हमारे पास,
हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट द स्टॉर्म सेंटर, ठीक है। और तीसरा क्या है, ए क्या होता है, एरिया किस में होता है, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है पी नॉट, कैसे निकलेगा, मानो कि ये रेनफॉल लगा हुआ है, ये रेन गेज लगे हुए हैं, ठीक है, ये रेन गेज लगे हुए हैं। अब ये क्या कह रहा है, पी नॉट क्या होगा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ स्टॉर्म सेंटर। अब मान लो कि यहाँ सारी जगह बारिश पड़ रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक बराबर बारिश पड़ रही होगी, कहीं पे सबसे ज़्यादा पड़ रही होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी ना, जो सबसे ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ रही है, तो इसी को हम पी नॉट ले लेंगे, ठीक है। इसी को मान लो यहाँ पे भी अगर यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही होगी तो यहाँ पी नॉट ले लेंगे हम। यही होता है, एरिया हो गया हमारा किलोमीटर स्क्वायर में। जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, पी बार अपॉन पी नॉट एक्सपोनेंशियल के ए की पावर एन, ठीक है। जो इसमें ये जो के और जो ये एन है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इनके बारे में नहीं पूछता, ठीक है। अब इसके बारे में बाकी तो ये, अब ये क्या हो गया, ये सिलेबस तो हो गया इसका, तो चैप्टर 2 का हो गया ख़त्म। अब जो चैप्टर 3 आएगा, जो चैप्टर 3 है वो इवेपोरेशन के बारे में आएगा, ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में आएगा, इवेपोरेशन के बारे में आएगा। ये याद रखना, पी नॉट पी नॉट एक्सपोनेंशियल के ए की पावर एन, के और एन क्या है, के और एन कांस्टेंट है, ठीक है। पी नॉट क्या है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ स्टॉर्म सेंटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी उसको पी नॉट ले लेंगे, पी बार निकल जाएगा हमारा कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितनी है हमारे पास, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि क्या होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम जो कांस्टेंट रहेगी और एरिया बढ़ा देंगे तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगी, डेप्थ क्या हो जाएगी, रेनफॉल की कम हो जाएगी। बट अगर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जो होगी वो बढ़ती रहेगी तो डेप्थ भी हमारा क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो इस चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें हैं, जो इस चैप्टर में याद करने वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो इस चैप्टर में याद करने वाली चीज़ है, सबसे पहले तो क्या होता है, रेन गेज कौन कौन से होते हैं, जो याद करने वाली चीज़ है कि रेन गेज कौन कौन से होते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है। नॉन रिकॉर्डिंग में कौन कौन से आते हैं, साइमंस रेन गेज, और क्या आता है, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। रिकॉर्डिंग में 3 कौन कौन से आते हैं, टिपिंग बकेट आता है, टिपिंग बकेट आता है, वेइंग बकेट आता है, और क्या आता है, नेचुरल साइफन आता है, नेचुरल साइफन आता है, ठीक है, नेचुरल साइफन आता है। नेचुरल साइफन को और क्या बोलते हैं हम, फ्लोट बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट बोलते हैं। ये कब तक यूज़ होता था, 1969 तक यूज़ होता था। उसके बाद ये वाला साइमंस रेन गेज, फिर उसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग वाला आता है। स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग किसने, IMD ने यूज़ करा है, IMD ने बोला इसको यूज़ करने के लिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये रेनफॉल को किसके टर्म में देते हैं, डेप्थ के टर्म्स में देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ नॉन रिकॉर्डिंग में सिर्फ कलेक्ट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता। कोई एक आदमी आएगा, निकालेगा, रिकॉर्ड देखेगा कितने mm की बारिश हुई है या सेंटीमीटर की बारिश हुई है, वो उसमें लिखेगा, अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है टिपिंग बकेट। टिपिंग बकेट क्या देता है हमको, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है। ये दोनों क्या देते हैं हमको, मास कर्व देते हैं। मास कर्व किस किस के बीच में होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है। टिपिंग बकेट में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के एंड टाइम के बीच में रेनफॉल वो होता है, ग्राफ होता है। फिर उसके बाद क्या आया था कि अगर किसी एरिया में हम रेन गेज लगाते हैं तो 10% रेन गेज कौन सा लगाना पड़ेगा हमको, नॉन रिकॉर्डिंग या सेल्फ रिकॉर्डिंग, ठीक है, यह आ गया। उसके बाद क्या क्या पढ़ा था हमने, मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें
उसके बाद हमने पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था कि वो कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ रेन गेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैसे निकालते हैं, सी वी इक्वल्स टू ऑप्टिमम नंबर कैसे निकालते हैं, एन इक्वल्स टू सी वी अपॉन का स्क्वायर। सी वी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। ई क्या होता है, अलाउबल एरर होता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया होगा ई के बारे में, एरर के बारे में, तो क्या लेंगे हम, 10% का ले लेंगे। ठीक है, 10% का ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमको सी वी निकालना हो, तो सी वी निकालना हो तो सी वी कैसे निकलेगा हमारा, सी वी निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्रेसिपिटेशन अपॉन 100, ये लगाया था। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको सी वी निकालने के लिए सबसे पहले हमको मीन प्रेसिपिटेशन चाहिए ना, मीन प्रेसिपिटेशन चाहिए हमको, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हमको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको मीन प्रेसिपिटेशन चाहिए। ठीक है, तो मीन प्रेसिपिटेशन कैसे निकलेगा, पी कैसे निकलेगा, पी बार कैसे निकलेगा, ये निकलेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी वहाँ पे लगे होंगे अपॉन एन। मान लो यहाँ पे 4 लगे हुए हैं रेन गेज, कुछ ना कुछ तो डेप्थ देंगे ना, रेनफॉल की कुछ ना कुछ तो डेप्थ देंगे। तो P1 P2 P3 हो गया, नंबर ऑफ रेन गेज कितने लगे हैं, 4 लगे हुए हैं, तो पी बार आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन n-1, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास P1 माइनस पी बार का स्क्वायर प्लस P2 माइनस पी बार का स्क्वायर, पी बार क्या है, मीन रेनफॉल, प्लस P3 माइनस पी बार का स्क्वायर। आगे चलता रहेगा, क्या लेंगे, n-1, जितना भी नंबर ऑफ़ रेनफॉल होगा, जितना भी नंबर ऑफ़ रेन गेज होगा उससे एक कम ले लेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, मीन प्रेसिपिटेशन निकल गया, सी वी निकल जाएगा। सी वी डाल दो, यहाँ पे वैल्यू लिख दो सी वी की। अलाउबल एरर दे रखा होगा पेपर में, तो एग्जाम उसमें क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो 10% लेके सॉल्व कर लो, हमारा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज आ जाएगा। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा रहता है एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज, एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज पूछा होगा, नंबर ऑफ रेन गेज। तो कैसे करेंगे, वहाँ पे पहले क्वेश्चन में दे देगा कि 6 रेन गेज लगे हुए हैं और हमारा ऑप्टिमम नंबर आ गया 9 रेन गेज। तो क्या करेंगे, 9 माइनस 6 3, ये क्या है, एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज, कि हमको इतने नंबर रेन गेज की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था डेली रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल और ठीक है। अब हमने ये एक समरी दे रहा हूँ मैं आपको, क्या क्या पढ़ा था हमने, ये चैप्टर 2 ख़त्म हो गया अब। तो डेली रेनफॉल में क्या होता है, डेली रेनफॉल में क्या होता है 24 घंटे की बारिश को हम देखते हैं। ठीक है, बी एनुअल रेनफॉल क्या होता है कि भाई साल भर में कितनी बारिश हुई, 1 ईयर में कितनी बारिश हुई। इंडिया में कितनी होती है साल भर में बारिश, रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इन इंडिया कितनी बारिश होती है भाई, बारिश होती है 119 सेंटीमीटर, पर किताबों में कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, पर IMD के हिसाब से कितना होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 118.3 सेंटीमीटर। ये सब याद रखना। ठीक है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल देखिए। फिर आता है हमारे पास एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल में हम क्या करते हैं, 35 ईयर्स का डाटा लेते हैं, 35 ईयर्स का डाटा ले लेंगे। ठीक है, 35 ईयर्स का डाटा ले लेंगे। फिर आगे आएगा हमारे पास, क्या आएगा, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के बारे में आएगा, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के बारे में बात आएगा। तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन में हम क्या लेते हैं, 30 ईयर्स का डाटा लेते हैं, 30 ईयर्स का डाटा लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन से हम किसी पर्टिकुलर डेट का, किसी पर्टिकुलर मंथ का या किसी पर्टिकुलर साल का हम रेनफॉल डाटा ले सकते हैं। ठीक है, रेनफॉल डाटा ले सकते हैं किसी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन से। कितने साल का डाटा ले सकते हैं हम, 30 साल का। ठीक है, 30 साल का। और एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन से क्या कर सकते हैं हम, 35 ईयर का डाटा लेते हैं। ठीक है, 35 ईयर का डाटा लेते हैं। फिर आता है हमारे पास, ये सारे याद करना, ये आएंगे पेपरों में। फिर क्या आता है हमारे पास, एक आता है एवरेज मीन मेथड, एवरेज
राइटिंग पे गौर मत करना, मेरी बातों पे गौर करना। एवरेज मीन मेथड और नॉर्मल मीन मेथड, इसमें क्या होता है, अगर एरर 10% से ऊपर हो जाए, अगर जो डिफरेंस आता है 10% से कम आता है, तो हम एवरेज मीन मेथड ले लेंगे। और नॉर्मल मीन मेथड कब लेंगे, जब जो डिफरेंस आ जाए वो कितने का आ जाए, 10% से ज़्यादा का आ जाए, तो हम एवरेज ये नॉर्मल मीन मेथड लेंगे जब 10% से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा रिकॉर्ड में, और एवरेज मीन मेथड तब लेंगे जब 10% से कम का रिकॉर्ड वो आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस आएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था, हाइटोग्राफ। फिर क्या पढ़ा था हमने, हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ में क्या होता है, बार चार्ट बनता है, एक बार चार्ट बनता है, ठीक है, याद है ना, बार चार्ट बनता है, किसके बीच में होता है ये, रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी कैसी होती है, mm/आवर में वर्सेस टाइम घंटे में, ठीक है, आवर से आवर कटेगा तो रेनफॉल किस में आ जाएगा हमारे पास, mm में भी आ जाएगा, ठीक है। हाइटोग्राफ में क्या होता है, बार चार्ट होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने पढ़ा था मास कर्व। मास कर्व हम सबको पता है किसके बीच में होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस किसके बीच में, टाइम के बीच में होता है, ठीक है। मास कर्व को कौन कौन से देते हैं, एक तो वेइंग बकेट देता है, और एक कौन देता है, नेचुरल साइफन देता है, नेचुरल साइफन को हम क्या कहते हैं, फ्लोट टाइप कहते हैं ना, फ्लोट टाइप कहते हैं, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ लिया। फिर आज हमने पढ़ा डबल मास कर्व क्या होता है। डबल मास कर्व में क्या होता है, सबसे पहले ये इनकन्सिस्टेंसी चेक करता है, चेक करेगा, करेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। ये कौन से इसमें चलता है, मास कर्व कौन से चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है डबल मास कर्व, ठीक है। उसमें क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी को रिकॉर्ड करता है, उसको करेक्ट करता है। ये हो गया हमारे पास डबल मास कर्व, ठीक है। फिर हमारे पास आता है DAD कर्व। DAD कर्व का मतलब डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। क्या होगा भाई, अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, एरिया इंटू डेप्थ ऑफ रेनफॉल करेंगे, करेंगे ना, डेप्थ ऑफ रेनफॉल ही तो करेंगे, तभी तो हमारी वॉल्यूम निकलेगी, ठीक है। कर लिया हमने, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू डेप्थ ऑफ रेनफॉल करेंगे। अब मानो हमने क्या करा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, कि बारिश एक कांस्टेंट हो रही है, तो 2 mm/आवर की बारिश हो रही है, और एरिया हमने क्या करा, बढ़ा दिया, तो डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। मानो ये 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ये 100 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया 100 किलोमीटर का, यहाँ भी 2 mm/आवर की बारिश हो रही है, यहाँ भी 2 mm/आवर की बारिश हो, तो डेप्थ तो ज़्यादा इसमें दिखाएगा ना, है ना, डेप्थ इसमें दिखाएगा। अब मान लो यार, तुम एग्जांपल ले लो, ये एक मग है, ये तुम्हारी एक बाल्टी है, इसको भी जितना इसमें पानी भरा उतना इसमें पानी भरोगे तो क्या होगी, इसकी तो डेप्थ ज़्यादा दिखा रही, इसकी डेप्थ तो कम दिखा रही ना, तो यही पूछा हमें इसमें, ठीक है। और क्या इसमें क्या था, जो इसमें और पॉइंट है ये हो गया। फिर हमने पढ़ा था, और चीज़ पढ़ी थी हमने, फिर जो और चीज़ पढ़ी थी हमने, 3 चीज़ और पढ़ी थी हमने इसमें। क्या पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन मेथड। फिर हमने पढ़ा था थीजन पॉलीगन मेथड, और चौथा पढ़ा था हमने आइसोहेटल मेथड। कुछ याद नहीं करना। लेस एक्यूरेट कौन सा होता है, अरिथमेटिक मीन मेथड। मोर एक्यूरेट कौन सा होता है, आइसोहेटल मेथड होता है। पॉलीगन मेथड में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में एरिया को बांट देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एरिया में ट्रायंगल्स को बांट देते हैं। इसीलिए थाइसन पॉलीगन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, वेटेड एरिया मेथड होता है ना, वेटेड एरिया मेथड होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला
अगर हम अरिथमेटिक मीन मेथड का फॉर्मूला करें तो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn तक n, ये होता है ना, ये होगा। ठीक है, थीसन पॉलीगन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, एरिया का नाम भी आ रहा है, तो ये कैसा होगा, P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3, ऐसे करेंगे ना, P3 A3 प्लस P4 A4 अपॉन क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ एरिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 कर देंगे जहाँ तक होगा वो टोटल नंबर ऑफ एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास आइसोहेटल मेथड। आइसोहेटल मेथड क्या है, मोर एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसको हम आइसोहेटल मेथड को और क्या बोलते हैं हम, इसमें इसको बोलते हैं कंटूर ऑफ, आइसोहेटल मेथड को क्या बोलते हैं, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल याद है ना, मैंने बताया था कि अगर एरिया होगा तो ये जो लाइन है, तो ये जो इक्वल रेनफॉल होगी उसको जोड़ते हुए ये लाइन बनती जाएगी। ठीक है, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। ठीक है, आइसोहेटल मेथड क्या, इसको और क्या बोलते हैं, ये होता है ज्वाइनिंग, क्या करते हैं, ज्वाइनिंग द इक्वल रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करता है। ठीक है, इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करता है ना, इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें इस चैप्टर में। और क्या होता है कि इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा P एवरेज P0 P1 बाई 2 जो एरिया 1 होगा, ऐसी P1 प्लस P2 बाई 2 A2 जो मैंने बताया, A2 जो मैंने बताया आपको, ये चलता रहेगा आगे जितना भी चलेगा, Pn Pn-1 प्लस Pn अपॉन 2 जहाँ तक चलता रहेगा, अपॉन किससे करेंगे, जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया में क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जो भी आएगा ये P एवरेज हो जाएगा, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स जो भी होगा आगे जो नेक्स्ट चैप्टर, जो इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या करूँगा मैं कि जो ESC के पेपर है, जो गेट के पेपर है, जो हमारे स्टेट इंजीनियरिंग के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर, वो सॉल्व कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट हो वो आ सकते हैं जेई के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जेई में आप पुराने क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो नए क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, वो जो नए क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो या तो ESC से आएंगे, या तो गेट से आएंगे, या तो हमारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के कहीं के भी इंडिया के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा नेक्स्ट उसमें, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना है यार। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।